हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 25 है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 2022 में मल्टीपल शिफ्ट में जो पेपर 1 के एग्जाम हुए हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आपने पीछे की सीरीज की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं हर क्वेश्चन से जुड़े जो भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स बन सकते हैं उसको भी बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन पहला प्रयास आप सभी का होना चाहिए आंसर बताने के लिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी और पहले अगर आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव इंटेंट रहेगा। नहीं तो मैं आंसर बताता हुआ आगे तो चलूँगा, वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसके साथ ही साथ किसी और यूनिट या टॉपिक से संबंधित अगर आपके क्वेरी है या क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए जाइए। मैंने डेट्स भी बता दिए हैं, बहुत पीछे के आपको सॉल्व नहीं करने हैं। बहुत पीछे चले जाएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 331, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 300 जो 20 से क्वेश्चन कवर किया था 20 तक। सॉरी 20 नहीं, आपका 31 से स्टार्ट है तो ये आपका 330 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 331 से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये आपका है कम्युनिकेशन वाले यूनिट से। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन आपको देखने को कम ही मिलते होंगे इस सीरीज में, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कक्षा में संचार के आयाम हैं। अब संचार के कौन कौन से आयाम हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प आप देख पा रहे हैं नीचे की दिया गया है, इनको आपको देख लेना है और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार यानी ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसलिए दिया गया है कि कक्षा में संचार के कई सारे आयाम होते हैं तो इसलिए यहाँ पर 4-5 आयाम के बारे में दे दिया गया। यहाँ पर 2-3 सही होंगे, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न सेट करके पूछ ले जाते हैं। अब एक ऐसा रहता तो आप डायरेक्ट अगर पढ़े होते तो आंसर देते थे। तो यहाँ पर आपकी समझ को अच्छे तरीके से कितना डीप में आपने पढ़ा है उस सबको चेक करने के लिए इस तरीके के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें बी और इसके साथ ही साथ डी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कक्षा में संचार के आयाम है। बी जो है आपका अवलोकन का स्तर, जिसको इंग्लिश में लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। और डी जो है यहाँ पर आपका साभ्रिप्रायता, जिसको इंग्लिश में इंटेंशनलिटी बोला जाता है। और ये सभी प्रायता को एक और शब्द से बोला जाता है जिसका आपका वैचारिकता होता है। मतलब इंटेंशनलिटी का जो एक और हिंदी आपका शब्द हो जाएगा वो है आपका वैचारिकता। फिर ई जो है आपका मानकीय निर्णय यानी कि जजमेंट। ये कक्षा संचार के आयाम आपके होते हैं, ये आपको याद रखना है। और तो उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प एग्जाम में देखने को मिलेगी। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी मेहनत करके इन क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, उसके बाद से आपको कराने का प्रयास किया जाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 332 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है और पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास एवं पर्यावरण। अब देखिए सूची 1 में ई कचरा संगठक का दिया गया। ई कचरा जो आपका होता है एक नए कचरे का, ये आपका सेक्शन है। और सूची 2 में उनके उपयोग यानी कि जो ई कचरे के संगठक या ई कचरा जो आपका निकलता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो आपका दूसरे सेक्शन में दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए, कूट नीचे दिए गए ऑप्शन ए और बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए।
तो आप इसे मैच करिए और आइए हम इसे मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मर्क्यूरी यानी जिसको पारा बोला जाता है, 2 बार ये टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, मर्क्यूरी या पारा का। फिर उसके बाद से आपका बी जो दिया गया है, पॉली क्लोरीनेटेड बाईफेनाइल्स, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। ये आपका कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पॉली क्लोरीनेटेड बाईफेनाइल्स का। फिर सी आपका दिया गया है ब्रोमाइटेड फ्लेम रिटेड, सॉरी थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना है। ब्रोमीनेटेड और फ्लेम रिटार्डेटस जो है ये आपका हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का ई कचरा संगठक है। और एक इसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर या टीवी के अंदर भी आपने बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड देखा होगा, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर और आईसी चिप, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इस प्रकार का ये चीज़ यहाँ पर तैयार किया जाता है। और डी जो दिया गया है पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। इंसुलेशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसको अच्छे तरीके से मैच कर लिया होगा और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताया होगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 333 और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यह वैधता किस नाम से जानी जाती है, जहां माप की मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता रहा है। अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से राइट आंसर क्या है। ये भी 2022 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अभिसारी वैधता ये आपका हो जाएगा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए आपको याद रखना कि यह वैधता अभिसारी वैधता के नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। जहां माप की मापक वैधता का आकलन उसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता रहा है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि यदि एक ही प्रकार के गणित के प्रश्न को दो विभिन्न विधियों से हल किया जाए तो उसका उत्तर समान आता है। तो कोई गणित का सवाल है लेकिन उनको दो विभिन्न विधियों से अगर आप सॉल्व करेंगे लेकिन उसका उत्तर जो है एक ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैधता आपकी होगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी यानी कि अभिसारी वैधता हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 334 और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में इस कैटेगरी में इस टाइप से दो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तो अभिकथन और कारण के रूप में, और एक तो आपका जो फॉर्मेट होता है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन, यानी कि दो कथन आपको दे दिए जाते हैं, कथन 1 और कथन 2 इस तरीके से आपको दे दिए जाते हैं। तो इनमें तो आपको अपने कथन को बस जांच करना होता है, अगर दोनों सही है तो दोनों आंसर लगा देंगे, एक सही है तो एक को आंसर आप लगा देंगे। लेकिन अभिकथन कारण वाले में थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभिकथन को भी देखना होता है सही है कि नहीं सही है, कारण को देखना है कि सही भी है, तो अगर अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर यही दूसरा टाइप वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि नीचे दो कथन दिए गए। कथन पहले में बोला जा रहा है कि व्याप्ति आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। व्याप्ति यानी कि सार्वभौमिक सहवर्तिता का संबंध केवल दो एकिक वस्तुओं के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करता है। कथन 2 में बोला जा रहा है कि व्याप्ति में विषयों के वर्गों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है। ये लॉजिकल रीजनिंग का संबंध में ये क्वेश्चन आपका है। तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट में मुझे बहुत सारा कमेंट आया था कि सर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कराइए। देखिए उसमें इसी तरीके का है, नहीं कि मैथमेटिकल वाला जो रीजनिंग आपका होता है, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एक आध क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसे कि
मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा यहाँ पर। जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनमें से 3 क्वेश्चन तो आपको डिफरेंट चैप्टर परसेंटेज या रेशियो फिर या स्पीड और इस तरीके से चैप्टर से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाला पोर्शन जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लेटर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, उससे संबंधित यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं, और उम्मीद है कि आपने आंसर भी दे दिया होगा। इन दोनों को आप अवलोकन कर लेना है, ऑप्शन ए और बी और सी डी में से आपको राइट आंसर बताना था। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कलर में चेंज कर लेता हूँ, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सही है, लेकिन कथन दूसरा यहाँ पर आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब देखिए कथन पहला क्या बोला गया था और कैसे ये सही है। कथन पहला आपका तो सत्य यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यह व्याप्ति को सही परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत दो एकिक वस्तुओं के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां धुआं है वहां आग होगा, यानी जहां पर भी आपको धुआं देखने को मिलेगा वहां पर आग जरूर होगा। और कथन दूसरा गलत इसलिए कि व्याप्ति के अंतर्गत हेतु यानी कि मध्य पद और साध्य जो कि मुख्य पद होता है के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है, जो कि सार्वभौमिक सहवर्तिता को दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत, और कथन पहला आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी ने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 335, यानी 335 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ये लिया गया है, और इसमें बोला जा रहा है कि शिक्षा का स्तर जो कि उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है वो कौन सा स्तर है। देखिए शिक्षण को 3 स्तर पे जो है संपन्न किया जाता है। पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, और आपने भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो छात्र होते हैं उनको 3 लेवल पे टीचिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो उच्च कोटि का चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, या इस लेवल की जो टीचिंग होती है जहाँ पर चिंतन कौशल के संबंध में छात्र जो है चिंतन करता है, मनन करता है, वो कौन सा स्तर होता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, विमर्शक स्तर, रचनात्मक स्तर। इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये जो टीचिंग लेवल्स हैं इससे पूछा ही जा रहा है, कई बार मैंने देख लिया इसमें अलग अलग शिफ्ट में, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। कई बार मैंने इसमें डिटेल में इसके बारे में बताया है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विमर्शक स्तर, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कहा जाता है। देखिए सबसे पहला आपका स्मृति स्तर होता है, दूसरा आपका बोध स्तर, और तीसरा आपका विमर्शक स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। बोध को अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है, स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको डिटेल में बता रखा है। अगर आपको नहीं क्लियर भी होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 336, और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आप मेरे आंसर देने से पहले अगर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पे इतना मैंने अच्छे से टाइप कर रखा है क्वेश्चन को कि आप पढ़कर भी समझिए और अपना आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक है, तुम गोल्डन पियर्स ब्रॉड का फ़ोन खरीदना चाहते हो। किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर्स के फ़ोन अच्छे लगते हैं, और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गोल्डन पियर्स ब्रॉड के फ़ोन के संदर्भ में एक तर्क दिया जा रहा है, और इसको आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझना है। बोला क्या जा रहा है कि उपयुक्त युक्ति में कौन सा हेत्वाभास वचनबद्ध है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। हेत्वाभास के बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले भी, और हेत्वाभास का ही मतलब तर्क दोष भी होता है, इंग्लिश में इसको फैलेसी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करिए। वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझने के बाद ही अपना आंसर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकोत्तेजक युक्ति, यानी यहाँ पर जो एपीएल पीपुल्स बोला जा रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट टू द पॉपुलम, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हुए हम चलते हैं। देखिए इसमें बोला क्या गया था कि ठीक है, तुम गोल्डन पियर्स ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहते हो,
किसी के हाथ में गोल्डन पियर्स के फ़ोन अच्छे लगते हैं और सभी जो बॉलीवुड स्टार्स हैं इन दिनों इसीलिए जो है देखे जा सकते हैं, ये बोला गया था। तो उपर्युक्त जो युक्ति यानी कि जो ये कथन आपका, ये जो स्टेटमेंट्स या ये जो आपका पूरा पैराग्राफ छोटा सा दिया गया था, इसमें जो है लोकोत्तेजक युक्ति हेत्वाभास पूरी तरीके से वचनबद्ध है और इसमें व्यापक राय, मूल्यों या पूर्वाग्रहों के आधार पर एक तर्क आमतौर पर एक तार्किक भ्रम माना जाता है और अक्सर भावात्मक रूप से आरोपित तरीके से दिया जाता है। ये जो आपका लोकोत्तेजक युक्ति हेत्वाभास होता है यानी तर्क दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर यहां पर हुआ होगा और आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 337 और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और बोला जा रहा है कि विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भारत के हिस्सा लगभग है। देखिए क्वेश्चन कुछ यूँ तरीके से, ऐसा ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का जिसको मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। तो भारत के अंदर जो है जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो कई अलग अलग जो स्रोत हैं उनके माध्यम से किया जाता है। हाइड्रो पावर्स का भी कंट्रीब्यूशन है हमारा, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ और 100% बिजली की रिक्वायरमेंट है और हो सकता है कि इनमें 30% किसी और माध्यम से यानी कोयले से, लेकिन कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है अपने देश में। 30% मान लीजिए कि पवन ऊर्जा, ऐसा रेशियो नहीं मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि 40% किसी और माध्यम से और यहाँ पर 4 आपका 7 हो गया, फिर उसके बाद से 30% किसी और माध्यम से, मतलब और भी इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। 100% आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट है और इसमें कंट्रीब्यूशन अलग अलग आपके स्रोत के हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का कितना कंट्रीब्यूशन है इस 100% में जो आपके रिक्वायरमेंट है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि 0.3% है, बी है आपका 3% ये आपका है और सी है आपका 10%, डी है आपका 15%। अब इसमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3%। 3% से ऊपर रहा है लास्ट टाइम 2020 से 21 में 3.1% के आसपास, लेकिन यहाँ पर 3% दिया गया तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा भारत में कोयला, गैस, जल विद्युत और पवन ऊर्जा के बाद 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। यानी अपने देश में जो बिजली की आपूर्ति जो हमारे देशवासियों को चाहिए उसमें सबसे पहले कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है, फिर गैस से, उसके बाद से जो जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर, जो बांध पर जो पानी को रोका जाता है और उसी पानी के फ्लो से टरबाइन को चलाया जाता है और बिजली बनती है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा। और मतलब चौथे नंबर पे आपका पवन ऊर्जा आता है और उसके बाद से 5वें नंबर पे जो है आपका ये नाभिकीय ऊर्जा देखने को मिल जाता है। फिर वर्तमान में देश में जो है स्थापित नाभिकीय ऊर्जा का क्षमता जो है 6780 आपका मेगावाट आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको, सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में आप इस तरीके से देख सकते हैं, मेगावाट आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्लियर कर लीजिएगा। और वर्ष 2020 और 21 में कुल बिजली उत्पादन में इसका लगभग 3.1% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तो एनर्जी से संबंधित कुछ पर्यावरण में आपके क्वेश्चन दिखने को मिल जाते हैं, कोयला से कभी पूछ लेगा, कभी पवन ऊर्जा से, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। उम्मीद है कि ऑप्शन बी आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 338 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से है। पिछली बार जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वहाँ पर आपको मल्टीपल शिफ्ट में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के यूनिट के अंतर्गत कुछ इस तरीके के प्रश्न भी देखने को मिले होंगे, जिसमें स्टेटमेंट्स के फॉर्म में न्यूमेरिकल आपको नहीं दिया गया सॉल्व करने के लिए, मतलब मिला था, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिले थे। तो ये टाइप हो गया तो मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको देख लेना है, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित ये आपका क्वेश्चन लग रहा है और इन दोनों को आपको समझना है। फिर ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें वीडियो को पॉज करके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि समबाहुभुज समान रेखाओं से बनी आकृति होती है, अर्थात रेखाओं से बनी वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सम बहुभुज ये कहलाता है। याद रखना है कि जिनकी सभी भुजाएं जो है समान है वही आपका सम बहुभुज कहलाता है। इस पर आप क्लियर करिएगा, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, वर्ग आदि।
समान रेखाओं से या कुछ समान रेखाओं से बनी आकृति के समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समद्विबाहु त्रिभुज इत्यादि ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया था। पहला भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो जो मैथ के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, तो वो आपको क्लियर आसानी से यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है पिछली बार से। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रयोग हो रहा है, समझ लीजिए एग्जामिनर का प्रयोग हो रहा है नए नए क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले बहुत कम ही देखने को मिले होंगे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन अब आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 339 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में है, लेकिन ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया है। अब देखिए कथन पहले में बोला जा रहा है कि न्याय दर्शन में तर्क के विषय वस्तु मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक केवल आकस्मिकता का विषय है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि न्याय परंपरा में किसी तर्क का निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। अब इन दोनों कथनों को आपको अच्छे से समझना है, फिर ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जवाब आप सभी वीडियो को पॉज करके जरूर दें, अपना आंसर पहले दें, मेरा आंसर बाद में सुने, ठीक है। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन गलत हो, तो उससे आपको घबराना नहीं है। गलतियां यहीं पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आप में रिजल्ट में जो है दिक्कत आ सकती है, मतलब आपका जो है रिजल्ट खराब भी हो सकता है। तो इसको जो गलतियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस में कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 339 का, वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य मानव के सभी कष्टों का अंत करना है, अर्थात दर्शन का मतलब फिलॉसफी आपका होता है, इससे तो आप परिचित होंगे, करना है अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति कराना है, जिसका परिणाम वास्तविकता से दूरी हो सकता है। अतः न्याय दर्शन में तर्क की विषय वस्तु मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है तथा इन शाब्दिक निरूपण का प्रयोग अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। तो ये दोनों बातें जो है अपने आप में सही है। न्याय दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बातें आपका क्लियर है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 340 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपका पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में खतरनाक पदार्थ दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मुख्य स्रोत दिए गए हैं, ये आपको देख लेना है और आपको मैच कर लेना है। कूट को यहाँ पर जैसे कि 4 विकल्प दिए गए, इसमें से आपको अपना राइट आंसर बता लेना है। तो आप इसका राइट आंसर जरूर दें। तो आइए हम इसे मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, पहला लेड दिया गया है। ये खतरनाक पदार्थ होता है। लेड मतलब डेंजर बहुत होता है हेल्थ के लिए। अगर हवा में इसके छोटे छोटे कण घुल जाए तो आपके फेफड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ये इम्पैक्ट डालते हैं। तो किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, वो आपका तीसरे के साथ यहाँ पर ये आपका मैच हो जाएगा। पेंट, जो आप पेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल्स पेंट्स होते हैं और भी सारे पेंट्स, उन पेंट्स को बनाने के लिए उसमें जो आप शाइनिंग, जो चमक आप देखते हो, ये इसी लेड से जो है आपको देखने को मिलता है। मतलब पूरा प्रोसेस मुझे नहीं पता किस तरीके से पेंट को तैयार किया जाता है, लेकिन लेड का इस्तेमाल पेंट में किया जाता है। तो जब भी आप अपने घर में पुताई या पेंटिंग करते हो, तो इसीलिए आप देखेंगे जो प्रोफेशनल्स होते हैं जब पेंटिंग का काम करेंगे या तो फिर पेंटिंग आप दोबारा से घर पर करवा रहे हो, तो उसको साफ करने के लिए एक बेहतर तरीके का मास्क का इस्तेमाल करते हैं कि वो जो लेड्स है वो उनके फेफड़े तक ना पहुंचे। तो आप इनको थोड़ा सा केयर करिए, अगर खुद से अगर आप करते हो तो ये आपका हो जाएगा। और फिर बी जो आपका यहाँ पर दिया गया है वो किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो बी आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स जो है ये विद्युत इंसुलेशन आपका होता है, विद्युतीय इंसुलेशन, इसके वजह से जो है ये पदार्थ आपका निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद से ये जो सी आपका दिया गया बेंजीन, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। गैसोलीन के साथ ये मैच हो जाएगा। और डी जो दिया गया आपका विनाइल क्लोराइड, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल उपयोग के द्वारा जो है आपका विनाइल क्लोराइड निकलता है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं एक प्रकार के आपके खतरनाक पदार्थ हैं, आप इसको याद रखना है और इनसे आपके स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। तो हवा में बहुत सारी चीज़ें घुली हुई हैं, आप उनको सांस के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं
और जो आपका फेफड़ा प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर बना हुआ है वो हवा को फिल्टर करके मतलब ऑक्सीजन को वो आपके ब्लड की सप्लाई के थ्रू हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन वो क्या गंदगी सोख रहा है फेफड़ा आपको नहीं पता है, और ज़्यादा वो सोखता है तो फिर फेफड़ा खराब हो जाता है। तो इस तरीके से ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और तबीयत ख़राब थी थोड़ी और मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं, जो रेगुलर चल रहा है यहाँ पर वीडियो आपको देने का काम वो मैं आपको रेगुलर करता रहूँगा। और जो आपके लिए जो मैथ वाला और इसके साथ साथ DI वाले क्वेश्चन है वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि उसके थ्रू भी जो आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मैथ और DI वाले क्वेश्चन को सर कराएं। तो बस जल्द ही थोड़ा और समय लगेगा। यहाँ पर ये 400 तक आपका ये 400 तक क्वेश्चन आपका जो कवर हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसी में वो सारे क्वेश्चन आपके ऐड ऑन होंगे, मतलब 10-10 क्वेश्चन करके। तो ये 500 तो प्लस आपका चला जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा भी परेशान मत हुई इसके बारे में। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, और ये जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने कराए इनमें से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। और कहीं भी आपको डाउट होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहीं से भी हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट करिएगा। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बस पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सा ये कर सकते हो। और शेयर कर दीजिएगा ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन कहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चन एक का दो का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहने वाला है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। जैसे ही एडमिट कार्ड के संदर्भ में कोई भी अपडेट आता है या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगा, ऑथेंटिक वे में जानकारी हम देते हैं। ऐसा नहीं कि डेली अपडेट आपको देते रहते हैं, आप चैनल पर भी देख पा रहे होंगे। जब भी कुछ लगता है कि जानकारी आपके साथ साझा करनी चाहिए, वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं। किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल पर ज्वाइन जरूर करिएगा। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ अपने लाइफ में वैल्यू एड ऑन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।